कहानी की शुरुआत एना और उसके पति लुइस से होती है, जो रात को अपने घर में आराम से सो रहे थे। इसी दौरान टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज चल रही होती है, लेकिन दोनों उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन यही इन दोनों को सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। सुबह लुइस की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उनके कमरे के दरवाजे पर पड़ोस की एक छोटी लड़की चुपचाप खड़ी उन्हें घूर रही है। लुइस को लगता है कि शायद उसे मदद चाहिए, इसलिए वह उसके पास जाता है। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाता है, लुइस के चेहरे का रंग उड़ जाता है। लड़की का चेहरा बुरी तरह खून से सना हुआ था और उसका मुंह भी बुरी तरह कटा हुआ था। लुइस एना से एम्बुलेंस को कॉल करने को कहता है, लेकिन तभी वह लड़की अचानक किसी जंगली जानवर की तरह उस पर टूट पड़ती है और उसकी गर्दन पर जोर से काट लेती है। दर्द से लुइस जोर जोर से चीखने लगता है। एना फौरन भागकर उस लड़की को लुइस से दूर फेंक देती है, लेकिन वह लड़की अब एना की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर एना तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। अब एना जल्दी से लुइस के खून को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत हर सेकंड बिगड़ती जा रही थी। घबराकर एना मदद के लिए फोन करती है, मगर तभी वह पीछे मुड़कर देखती है कि लुइस जो कुछ सेकंड पहले दर्द से तड़प रहा था, अब वह उठकर सीधा खड़ा हो गया है। लेकिन इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती, लुइस अचानक उस पर हमला कर देता है। एना किसी तरह खुद को बचाते हुए भागकर बाथरूम में चली जाती है और दरवाजा लॉक कर लेती है, मगर बाहर खड़ा लुइस पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने लगता है। हालात बिगड़ते देख एना जल्दी से खिड़की खोलती है और बाहर निकल जाती है। इसके बाद एना सीधे अपनी कार के पास जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है, जिसके हाथ में बंदूक थी और वह घबराकर लोगों पर गोलियां चला रहा था। एना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, इसलिए वह उससे मदद मांगती है। लेकिन वह आदमी अचानक उसकी तरफ बंदूक तान देता है और चिल्लाते हुए पीछे हटने को कहता है। दरअसल एना के कपड़ों पर लगा खून देखकर उसे लगा कि शायद एना भी इन्फेक्टेड है। वह एना पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से तेज रफ्तार एम्बुलेंस आती है और उसे जोरदार टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। यह देखकर एना पूरी तरह घबरा जाती है। वह देखती है कि हर तरफ लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। घरों में आग लगी हुई थी और पूरा शहर देखते ही देखते किसी डरावने नर्क में बदल चुका है। लेकिन इससे पहले कि एना वहां से निकल पाती, लुइस भी घर से बाहर आ जाता है और उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। एना बिना वक्त गंवाए कार में बैठती है और कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करने लगती है। लेकिन तभी लुइस कार पर छलांग लगा देता है और खिड़की तोड़ने लगता है। किसी तरह एना गाड़ी आगे बढ़ाकर उसे नीचे गिरा देती है और वहां से निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद एना जल्दी से कार का रेडियो ऑन करती है, जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे शहर में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और इन्फेक्टेड लोग इंसानों पर हमला कर रहे हैं और जो भी उनके काटने का शिकार हो रहा है वह भी उन्हीं जैसा बनता जा रहा है। साथ ही सभी बचे हुए लोगों को तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया। ये सुनकर एना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि पूरा शहर मौत के कब्जे में आ चुका है। पूरे रास्ते में उसे सिर्फ चीखें, तबाही और जिंदा लाशों का आतंक दिखाई देता है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में एक सिक्योरिटी गार्ड एना से गाड़ी छीनने की कोशिश करता है। पहले से डरी हुई एना उसे जोर से धक्का मारकर खुद को बचा लेती है, लेकिन इस भाग दौड़ और घबराहट में उसका कार से कंट्रोल छूट जाता है और गाड़ी सीधे एक पेड़ से जा टकराती है। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि एना वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह कार से बाहर निकलती है, लेकिन तभी एक आदमी एना पर बंदूक तान देता है और कहता है कि कुछ बोलो। दरअसल वह आदमी एक पुलिस ऑफिसर था, जो यह जानना चाहता था कि एना इंसान है या जॉम्बी, क्योंकि जॉम्बी बोल नहीं सकते थे। डरी हुई एना तुरंत कहती है, प्लीज मेरी मदद करो। ये सुनते ही ऑफिसर, जिसका नाम केनेथ था, वह चैन की सांस लेता है और अपनी बंदूक नीचे कर देता है। अब इस शहर में एना के पास उसके अलावा कोई सहारा नहीं बचा था, इसलिए वह उसके साथ आगे बढ़ने लगती है। जल्द ही दोनों एक पुल के नीचे पहुंच जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात माइकल, आंद्रे और उसकी 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी लारा से होती है। बातचीत के दौरान माइकल बताता है कि पास में एक बड़ा शॉपिंग मॉल है और फिलहाल वही सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है। हम तीनों वहीं जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। केनेथ के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए सभी लोग साथ मिलकर मॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में सभी वहां पहुंच जाते हैं। मॉल काफी बड़ा था और सबसे अच्छी बात यह थी कि अंदर खाने पीने की चीजों की भी कमी नहीं थी। अब सभी मॉल का दरवाजा खोलने लगते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। तभी कुछ दूरी पर खड़ा एक जॉम्बी उन्हें देख लेता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे रोकने के लिए आंद्रे उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई खास असर नहीं होता। उल्टा गोली की आवाज सुनकर आसपास के और भी जॉम्बी उनकी तरफ आने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख केनेथ बिना समय गंवाए अपनी शॉटगन निकालता है और दरवाजे का लॉक तोड़ देता है। फिर सभी लोग जल्दी से मॉल के अंदर घुसते हैं और तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। मॉल के अंदर आते ही सभी लोग पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं और चेक करते हैं कि कहीं यहाँ कोई जॉम्बी तो नहीं है। लेकिन राहत की बात यह थी कि फिलहाल मॉल के अंदर कोई जॉम्बी नहीं था। यह देखकर सभी कुछ देर के लिए आराम करने लगते हैं, लेकिन तभी माइकल कहता है कि हमें पूरे मॉल को अच्छी तरह चेक करना चाहिए ताकि कोई दरवाजा खुला न रह गया हो। माइकल की बात सभी को सही लगती है और फिर वो लोग दोबारा मॉल के अलग अलग हिस्से को चेक करने लगते हैं। माइकल जब स्टोर रूम की तरफ जाता है तो उसे अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर माइकल धीरे से दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर
अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर एक जॉम्बी इंसान की लाश को नोच नोच कर खा रहा था। अब वह जॉम्बी माइकल को भी देख लेता है, जिसके बाद वह माइकल पर हमला कर देता है। लेकिन माइकल घबराने के बजाय पास पड़ी एक नुकीली लकड़ी उठाता है और पूरी ताकत से उसे जॉम्बी के सिर में घुसा देता है, जिससे वह जॉम्बी वहीं मर जाता है। दूसरी तरफ हॉल में खड़े बाकी लोग भी चीखों की आवाज सुन लेते हैं और तुरंत माइकल की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक और जॉम्बी लारा पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए कैनेथ फौरन अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से जॉम्बी पर जोरदार वार करता है, लेकिन जॉम्बी रुकने के बजाय सीधे कैनेथ पर टूट पड़ता है और दोनों लड़ते हुए पानी के फव्वारे में जा गिरते हैं। हालात बिगड़ते देख एना हिम्मत जुटाती है और जमीन पर पड़ी बंदूक उठाती है और सही मौका देखकर जॉम्बी को गोली मार देती है। इससे कैनेथ की जान बच जाती है। जॉम्बियों के लगातार हमले के बाद सभी समझ जाते हैं कि मॉल का नीचे वाला हिस्सा सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो लोग तुरंत लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, सामने 3 सिक्योरिटी गार्ड बंदूक ताने खड़े मिलते हैं। उनका लीडर सीजे एक बेहद घमंडी आदमी था, जिसने पूरे मॉल पर अपना कब्जा जमा रखा था। सीजे साफ कह देता है कि वो किसी को यहाँ नहीं रहने देगा, क्योंकि नए लोगों के आने से खतरा और बढ़ सकता था। माइकल उसे समझाने की कोशिश करता है कि नीचे पूरा मॉल जॉम्बियों से भर चुका है और वापस जाना मतलब सीधी मौत है, लेकिन सीजे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी एंड्रे आगे आकर उसे मदद की गुहार लगाता है और अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और अगर हम बाहर गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। काफी मनाने के बाद आखिरकार सीजे मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर, अंदर आने से पहले सभी को अपने हथियार उसके हवाले करने होंगे। मजबूरी में सभी उसे अपने हथियार दे देते हैं। इसके बाद सभी लोग टीवी पर चल रही इमरजेंसी न्यूज देखने लगते हैं। वहीं पहली बार उन्हें इस खतरनाक वायरस की असली जानकारी मिलती है। न्यूज में बताया जाता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान किसी को काट ले तो वह भी धीरे धीरे जॉम्बी बन जाता है, क्योंकि वायरस इंसान के दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है। इसलिए इन्हें रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीधे सिर पर हमला करना। इसी बीच लारा चुपचाप एंड्रे को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है और उसे अपने हाथ पर बना जॉम्बी के काटने का निशान दिखाती है। ये देखकर एंड्रे एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए लारा से कहता है कि अभी किसी को इस चोट के बारे में मत बताना। दूसरी तरफ माइकल समझ जाता है कि सिर्फ मॉल में छिपकर बैठना काफी नहीं है, इसलिए वह सुझाव देता है कि हमें मदद के लिए कोई सिग्नल बनाना चाहिए। इस बार सीजे भी उसकी बात मान लेता है। फिर एना, माइकल और बाकी लोग छत पर जाकर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखने लगते हैं, ताकि ऊपर से गुजरने वाला कोई हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके। कुछ देर बाद अचानक सामने वाली बिल्डिंग से गोली चलने की आवाज आती है। जब सीजे स्कोप लगाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि सामने वाली बिल्डिंग के छत पर एक आदमी फंसा हुआ है। वह बोर्ड पर लिखकर बताता है कि उसका नाम एंडी है और वह वहां अकेला बचा है। तभी वह आसमान की तरफ इशारा करता है। ऊपर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। यह देखकर सभी पूरी ताकत से हाथ हिलाकर मदद मांगने लगते हैं। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि अब उनकी जान बच जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर बिना रुके वहां से आगे निकल जाता है और इस तरह उनकी बची कूची उम्मीद भी टूट जाती है। इसके बाद रात हो जाती है और सभी सो जाते हैं। अगली सुबह एक सिक्योरिटी गार्ड कैमरे में देखता है कि एक ट्रक जॉम्बी से बचते हुए मॉल की तरफ आ रहा है। ये बात वह सभी को बताता है। सभी लोग उनकी मदद करना फैसला करते हैं, लेकिन सीजे इसके सख्त खिलाफ था। उसका कहना था कि उन्हें नहीं पता ट्रक में बैठे लोग इंसान हैं या इन्फेक्टेड। अगर एक भी इन्फेक्टेड अंदर आ गया तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस बार सीजे का साथी टेरी भी सीजे का विरोध करने लगता है और कहता है कि हम उन लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर सीजे गुस्से में सब पर बंदूक तान देता है और धमकी देता है कि जो भी उनकी मदद करेगा वह उसे गोली मार देगा। यहाँ तक कि वह टेरी पर भी बंदूक तान देता है। लेकिन इसी बहस के बीच माइकल मौका देखकर बर्ड के हाथ से बंदूक छीन लेता है। उसी पल कैनेथ भी तेजी से सीजे को पकड़कर उसकी बंदूक छीन लेता है। कुछ ही सेकंड में पूरा खेल पलट जाता है। जो लोग अब तक दूसरों पर हुकूमत चला रहे थे, वहीं अब खुद बेबस बन चुके थे। इसके बाद कैनेथ और टेरी मिलकर सीजे और बर्ड को सिक्योरिटी रूम में बंद कर देते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर ट्रक में फंसे लोगों को बचाने का प्लान बनाते हैं। माइकल कहता है कि मे और आंद्रे नीचे जाकर ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाएंगे और उसी दौरान बाकी लोग ट्रक में मौजूद लोगों को सुरक्षित मॉल के अंदर ले आएंगे। प्लान के मुताबिक माइकल और आंद्रे नीचे पहुंच जाते हैं, जबकि ऊपर से एना और लारा ट्रक ड्राइवर को अपनी तरफ आने का इशारा करते हैं। इशारा मिलते ही ड्राइवर ज़ॉम्बियों को कुचलता हुआ ट्रक सीधे मॉल के पास लगा देता है। इधर माइकल और आंद्रे गोलियां चलाकर ज़ॉम्बियों को ध्यान भटका रहे थे और इस तरह वे ट्रक में फंसे लोगों को अंदर ले आते हैं। लेकिन अंदर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि ट्रक में आए कुछ लोग घायल हैं और एक बूढ़ी महिला की हालत बेहद खराब है। यहाँ एना कहती है कि शायद मैं इनकी मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पेशे से एक नर्स हूँ। इसके बाद एना उस महिला को एक कमरे में ले जाकर उसका इलाज करने लगती है, लेकिन
लेकिन उस महिला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और कुछ देर बाद वह दम तोड़ देती है। एना उदास होकर गार्ड से उसकी बॉडी हटाने को कहती है, लेकिन तभी अचानक वह मरी हुई औरत फिर से उठ बैठती है और सीधे एना पर हमला कर देती है। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं, लेकिन एना हिम्मत नहीं हारती और पास पड़ी लोहे की रॉड उठाती है और पूरी ताकत से उस औरत की आंख में घुसा देती है और अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद एना एक और घायल सर्वाइवर का चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि इसे भी ज़ॉम्बी ने काटा है और यह भी इन्फेक्टेड है। ये देखकर एना तुरंत बाकी लोगों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि जिसे भी ज़ॉम्बी काटते हैं वह कुछ समय बाद खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। यही वजह थी कि यह वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है। ये सुनकर आंद्रे अंदर से टूट जाता है क्योंकि लारा को भी ज़ॉम्बी ने काटा था। इसी बीच एना ये भी बताती है कि ट्रक के साथ आए फ्रैंक नाम के आदमी को भी ज़ॉम्बी ने काटा है और अब वह भी जल्द ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ये सुनते ही माइकल कहता है कि उसके बदलने से पहले ही हमें उसे मारना होगा, वरना वह हम सबके लिए खतरा बन सकता है। लेकिन फ्रैंक की बेटी निकोल को जब यह बात पता चलती है तो वह रोते हुए सबके सामने हाथ जोड़ने लगती है। वह कहती है कि उसके पिता के अलावा अब इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। ये देखकर वहां मौजूद हर इंसान का दिल पिघल जाता है, लेकिन फ्रैंक समझ चुका था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और वह भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसलिए वह अपनी बेटी को समझाता है और उसे गले लगाकर गुड बाय कहता है। इसके बाद निकोल रोते हुए वहां से चली जाती है क्योंकि वह अपने पिता को मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद कैनेथ फ्रैंक के साथ कमरे में रुक जाता है और इंतजार करता है फ्रैंक के ज़ॉम्बी बनने का। कुछ देर बाद फ्रैंक की सांसें थम जाती हैं और जैसे ही वह ज़ॉम्बी बनता है कैनेथ मजबूरी में उसके सिर पर गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ आंद्रे चुपचाप लारा के पास जाता है। उसके शरीर पर फैलते इन्फेक्शन को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि लारा भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही है, लेकिन वह उसे सच नहीं बताता क्योंकि वह किसी भी हाल में अपने आने वाले बच्चे को बचाना चाहता था। इसलिए वह लारा से कहता है कि अब वह कुछ दिनों तक इसी कमरे में रहे क्योंकि बाहर काफी खतरा है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी चोट पहुंचे। फ्रैंक को मारने के बाद कैनेथ छत पर जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब पूरा शहर लाखों ज़ॉम्बियों से भर चुका था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। कैनेथ की सामने वाली गन शॉप में फंसे एंडी से अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों दूरबीन से बातें और शतरंज खेलकर समय बिताते थे। वहीं मॉल के अंदर बाकी लोग भी डर भूलकर सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय के लिए सबको लगने लगा कि शायद अब हालात संभल रहे हैं, लेकिन तभी अचानक पूरे मॉल की बिजली चली जाती है। इसलिए कुछ लोग जनरेटर चालू करने बेसमेंट में जाते हैं। अंधेरे में चलते हुए बर्ड को महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी एक परछाई पिलर के पीछे छिप जाती है। कैनेथ तुरंत बंदूक तान देता है, लेकिन अगले ही पल वहां से एक छोटा सा कुत्ता निकल आता है। यह देखकर सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उसी वक्त ऊपर से एक ज़ॉम्बी अचानक बर्ड पर टूट पड़ता है और उसके गले पर काट लेता है। उसकी चीख सुनते ही आसपास छिपे सैकड़ों ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा बेसमेंट ज़ॉम्बियों से भर जाता है। अब सभी जान बचाकर भागते हैं और एक फेंसिंग के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी लगातार फेंसिंग तोड़ने लगते हैं। गोलियां खत्म होने लगती हैं। तभी माइकल पूरी फेंसिंग पर पेट्रोल डाल देता है और जैसे ही ज़ॉम्बी अंदर घुसने वाले होते हैं सीजे लाइटर फेंक कर आग लगा देता है। अगले ही पल पूरी जगह आग से भर जाती है और दर्जनों ज़ॉम्बी जलकर मर जाते हैं। इसके बाद सभी लोग किसी तरह वहां से निकलकर वापस ऊपर पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आंद्रे अपनी इन्फेक्टेड पत्नी लारा को सबसे छुपाकर एक कमरे में रखे हुए था। अब लारा का बच्चा किसी भी वक्त पैदा हो सकता था, लेकिन साथ ही उसका शरीर भी तेजी से ज़ॉम्बी में बदल रहा था। आंद्रे बेबस होकर उसकी हालत बिगड़ते देख रहा था। कुछ देर बाद लारा मर जाती है, लेकिन मौत के कुछ ही पलों बाद वह ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर भी आंद्रे सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाता। वह उसके मुंह को बेल्ट से बांध देता है और किसी तरह बच्चे को जन्म दिला देता है। उसकी टूटी हुई मानसिक हालत में उसे लगने लगा था कि सब कुछ अभी भी ठीक हो सकता है, लेकिन तभी नोर्मा उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। सामने का भयानक नजारा देखकर वह घबरा जाती है और बिना देरी किए लारा को गोली मार देती है। ये देखकर आंद्रे पूरी तरह टूट जाता है। गुस्से और सदमे में वह नोर्मा पर गोली चला देता है। जवाब में नोर्मा भी फायर कर देती है और कुछ ही सेकंड में दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। गोलियों की आवाज पूरे मॉल में गूंज जाती है, इसलिए बाकी लोग भी तुरंत वहां पहुंचते हैं। लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां आंद्रे, नोर्मा और लारा तीनों की लाशें पड़ी थीं। मगर असली झटका अभी बाकी था। तभी एना को पास से किसी बच्चे जैसी हल्की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे से कंबल हटाती है और अगले ही पल सभी सन्न रह जाते हैं, क्योंकि वहां एक नवजात ज़ॉम्बी बच्ची पड़ी थी। ये देखकर एना कुछ पल के लिए हिल नहीं पाती, लेकिन वह जानती थी कि उसे क्या करना होगा। इसलिए भारी दिल से वह बंदूक उठाती है और इसके बाद एक गोली की आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। अब सभी समझ चुके थे कि मॉल पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। हर दिन ज़ॉम्बी बढ़ रहे थे और मदद आने की उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। ये सब देखकर कैनेथ पूरी तरह परेशान हो जाता है। वह गुस्से में कहता है कि अगर हम यहीं रुके रहे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे, क्योंकि अब हमारी मदद करने कोई नहीं आने वाला। एना भी उसकी बात से सहमत होती है और कहती है कि वह इस मॉल में फंस
फंसकर नहीं मरना चाहती। इसके बाद सभी लोग मिलकर आगे का रास्ता सोचने लगते हैं। तभी माइकल बताता है कि पार्किंग में 2 बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं और दोनों अभी भी अच्छी हालत में हैं। ये सुनकर स्टीव कहता है कि झील के किनारे उसकी एक बोट खड़ी है। अगर वे किसी तरह गाड़ी से वहां तक पहुंच जाएं, तो बोट में बैठकर पास में मौजूद एक टापू पर जा सकते हैं जहां जॉम्बी नहीं है। स्टीव की बात सभी को सही लगती है। अब सभी लोग वहां से निकलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पार्किंग में खड़ी 2 बड़ी गाड़ियों को स्टील प्लेट, लोहे की जालियों और कांटेदार तारों से मजबूत बनाया जाता है ताकि वे जॉम्बियों के बीच से निकल सकें। यह काम आसान नहीं था, इसलिए देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार दोनों गाड़ी लगभग तैयार हो जाती हैं, लेकिन अभी भी उनमें हथियार लगाने बाकी थे। तभी माइकल एना को गाड़ी का एक हिस्सा दिखाकर बताता है कि अगर कोई जॉम्बी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे इस जगह से चैन सॉ निकालकर काट देंगे। उधर केनेथ रोज की तरह छत पर जाकर सामने गन शॉप में फंसे एंडी से बात करता है। वह उसे बताता है कि कुछ दिनों में वे यहाँ से निकलेंगे और उसे भी अपने साथ ले जाएंगे। ये सुनकर एंडी खुश हो जाता है, लेकिन फिर वह बोर्ड पर लिखकर बताता है कि उसके पास अब बिल्कुल खाना नहीं बचा है और अगर जल्द खाना नहीं मिला तो वह भूख से मर जाएगा। एंडी की बात सुनकर केनेथ परेशान हो जाता है। वह उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन बाहर हर तरफ जॉम्बी भरे पड़े थे, इसलिए किसी इंसान का वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। तभी उसकी नजर उस छोटे कुत्ते पर पड़ती है जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले बचाया था, और तभी उसे एक जरूरी बात याद आती है कि जॉम्बी कभी जानवरों पर हमला नहीं करते। इसलिए सभी उस कुत्ते की पीठ पर एक बैग और वॉकी टॉकी बांध देते हैं और उसे एंडी की तरफ भेज देते हैं। जैसे ही वह कुत्ता सड़क पर उतरता है, हजारों जॉम्बी उसके आसपास होते हैं, लेकिन फिर भी कोई उसे छूता तक नहीं। इसके बाद एंडी सीटी बजाकर उसे अपनी तरफ बुलाता है। सीटी की आवाज सुनते ही कुत्ता दौड़ता हुआ गन शॉप के छोटे दरवाजे से अंदर चला जाता है। ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी कुत्ते के पीछे पीछे एक जॉम्बी भी उसी दरवाजे से अंदर घुस जाता है। एंडी को इसका बिल्कुल पता नहीं था। माइकल तुरंत वॉकी टॉकी पर उसे चेतावनी देता है, लेकिन दूसरी तरफ से एंडी का कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद अचानक एंडी की चीखें सुनाई देती है, फिर उसकी आवाज आती है। एंडी बताता है कि उसने जॉम्बी को मार दिया है, लेकिन जॉम्बी उसे बुरी तरह काट चुका है। ये सुनकर सबका चेहरा उतर जाता है, लेकिन एंडी अभी भी सच्चाई नहीं जानता था। केनेथ भी उसे वायरस के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका दोस्त अपना आखिरी समय डर के साए में बिताए। लेकिन एंडी की चीखें सुनने के बाद सभी समझ जाते हैं कि अब यहाँ रुकना और भी ज्यादा खतरनाक है। फिर सभी फैसला करते हैं कि निकलने से पहले वह हथियार लेने बेसमेंट में जाएंगे, क्योंकि बाहर लाखों जॉम्बियों के बीच बिना हथियारों के निकलना सुसाइड करने जैसा था। जिसके बाद सभी बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे अपने एक साथी को दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं और उससे कहते हैं कि जैसे ही हम हथियार लेकर वापस आए, तुम हमारे लिए दरवाजा खोल देना। इसके बाद सभी लोग बेसमेंट के अंदर बने हथियारों के स्टोर तक पहुंच जाते हैं और जितने हो सकते थे उतने हथियार उठा लेते हैं। लेकिन वापस लौटते वक्त इनके पीछे कई सारे जॉम्बी पड़ जाते हैं। ये देखकर सभी लोग तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते हैं उतने ही ज्यादा जॉम्बी उनके पीछे जुड़ते जाते हैं। जल्द ही उनके पीछे पूरा झुंड लग जाता है और अब हालात पूरी तरह हाथ से निकलने लगते हैं। किसी तरह दौड़ते हुए वे बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने दरवाजे की जिम्मेदारी दी थी वह डरकर उन्हें छोड़कर भाग चुका था और दरवाजा बाहर से बंद था और उसे खोलने वाला वहां कोई नहीं था। उधर जॉम्बियों का झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। अब उनके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ ही पलों में ऐसा लगने लगता है कि शायद यहीं उनकी कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन तभी आखिरी समय पर एना वहां पहुंच जाती है और तुरंत दरवाजा खोल देती है और सभी लोग जान बचाकर अंदर घुस जाते हैं। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। जॉम्बी भी उनके बिल्कुल पीछे पहुंच चुके थे, इसलिए दरवाजा दोबारा बंद करने का समय ही नहीं मिलता और सभी बिना रुके ऊपर की तरफ भागने लगते हैं और बाकी लोगों को बताते हैं कि जॉम्बी अब मॉल के अंदर घुस चुके हैं। ये सुनते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सभी तुरंत लिफ्ट से नीचे पार्किंग में पहुंचते हैं, जहां इनकी मॉडिफाइड गाड़ियां तैयार खड़ी थी। उधर जॉम्बी भी तेजी से पूरे मॉल में फैल रहे थे, इसलिए सभी लोग फौरन गाड़ियों में बैठते हैं और मॉल का गेट तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे मॉल से बाहर निकलते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। बाहर सड़क पूरी तरह जॉम्बियों से भरी हुई थी। लाखों जॉम्बी दोनों गाड़ियों पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही सेकंड में उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अच्छी बात यह थी कि गाड़ियों को स्टील प्लेटों और लोहे की जालियों से मजबूत बनाया गया था, इसलिए जॉम्बी अंदर नहीं घुस पा रहे थे और जो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता उसे वे चेन सॉ से काटकर नीचे गिरा देते। लेकिन दिक्कत यह थी कि इतनी बड़ी भीड़ के बीच गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पा रही थीं और अगर वे इसी तरह फंसे रहे तो उनका बच पाना मुश्किल था।
तभी सीजे गाड़ी की छत पर चढ़ता है और एक गैस सिलेंडर उठाकर उसे ज़ॉम्बियों के बीच फेंक देता है। संयोग से एक ज़ॉम्बी उस सिलेंडर को उठाकर खड़ा हो जाता है। बस फिर क्या था, सीजे तुरंत निशाना लगाकर गोली चला देता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है जिससे दर्जनों ज़ॉम्बी मारे जाते हैं और आगे का रास्ता साफ हो जाता है। जिसके बाद ये लोग फिर से गाड़ियों को आगे बढ़ाने लगते हैं और ये लोग ज़ॉम्बियों से काफी दूर निकल आते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। भागते समय एक ज़ॉम्बी केनेथ की गाड़ी पर चढ़ जाता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। उसे रोकने के लिए एक आदमी चैन सॉ उठाकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी केनेथ देखता है कि सामने का रास्ता बंद है, इसलिए वह गाड़ी को अचानक मोड़ देता है। इस झटके से उस आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है और चैन सॉ गलती से उसके ही साथी के शरीर पर चल जाती है और तभी गाड़ी भी अपना बैलेंस खोकर पलट जाती है। हादसे में वह आदमी भी उसी चैन सॉ की चपेट में आकर मारा जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरी गाड़ी तबाह हो जाती है और अंदर बैठे लोग बुरी तरह फंस जाते हैं। उधर दूसरी गाड़ी में बैठा सीजे यह सब देख लेता है और अपने साथियों को बचाने के लिए वह माइकल से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। पलटी हुई गाड़ी के अंदर केनेथ, टेरी और स्टीव ही जिंदा बचे थे। स्टीव किसी तरह बाहर निकल जाता है, लेकिन अपने साथियों की मदद करने के बजाय वह अकेले ही भागने लगता है। मगर तभी ऊपर से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे काट लेता है। उधर सीजे, एना और बाकी लोग अपने साथियों को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वे जल्दी से केनेथ और टेरी को बाहर निकालते हैं। तभी स्टीव एना के सामने आ जाता है, लेकिन अब वह ज़ॉम्बी बन चुका था। यह देखते ही एना उसके सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर आसपास के ज़ॉम्बी उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। सभी लोग तुरंत गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। तभी एना को याद आता है कि बोट की चाबी अभी भी स्टीव के पास है। वह वापस जाकर उसकी जेब से चाबी निकाल लेती है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी उसके बेहद करीब पहुंच चुके होते हैं। एना किसी तरह दौड़कर गाड़ी तक पहुंचती है, लेकिन चढ़ने से पहले ही ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं। तभी माइकल उसे खींचकर अंदर ले आता है। इसके बाद सभी लोग वहां से निकल जाते हैं और समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन समुद्र के किनारे पर पहुंचने के बाद भी उनकी मुसीबत खत्म नहीं होती। कुछ ही देर में ज़ॉम्बियों का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर सीजे बाकी लोगों से बोट की तरफ भागने को कहता है और खुद पीछे रुककर उन्हें कवर देने लगता है। वह लगातार गोलियां चलाकर कई ज़ॉम्बियों को मार गिराता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। जल्द ही ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब सीजे समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, इसलिए वह पास पड़े एक बड़े गैस सिलेंडर पर गोली मार देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और सीजे अपने साथ कई ज़ॉम्बियों को भी खत्म कर देता है। उधर बाकी लोगों को बोट मिल जाती है और वे जल्दी से उसमें बैठने लगते हैं, लेकिन तभी माइकल जाने से मना कर देता। जब एना वजह पूछती है तो वह अपने हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान दिखाता है और बताता है कि जब मैं तुम्हें ज़ॉम्बियों से बचाकर गाड़ी में चढ़ा रहा था, तब एक ज़ॉम्बी ने मुझे भी काट लिया था और अब मैं तुम सबके लिए खतरा बन सकता है। ये सुनकर सबका दिल टूट जाता है, लेकिन मजबूरी में उन्हें माइकल को वहीं छोड़ना पड़ता है। बोट धीरे धीरे दूर जाने लगती है और माइकल किनारे पर खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहता है और ज़ॉम्बी बनने के बजाय वह खुद ही अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करता है और खुद को गोली मार लेता है। वहीं एना और बाकी बचे लोग बोट से दूर एक आइलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। इसी